हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल होशियार सर की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की। हमने देखा प्राचीन भारत का इतिहास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में 3 खंडों में बांटा जाता है। एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक कालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत के इतिहास के अंदर मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसका सबसे पहले हम पाठ्य वस्तु के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, या ये कहो कि मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद अगले वीडियो से हम उन बिंदुओं को विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्योंकि किसी भी ये मानो विषय की जानकारी से पहले हमें उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में या पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम का पता होना जरूरी है। हमारे ये मानो मस्तिष्क में उसकी रूपरेखा होनी चाहिए कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि भारत पर अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, तुर्क आक्रमण, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत यहीं से होती है। उसके बाद में महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी, जो कि गुलाम या दास वंश की स्थापना होती है 1206। और उसके बाद में देखा जाता है खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है, लोधी वंश आता है। और उसके बाद में 1526 में लोधी वंश का अंत हो जाता है, पतन हो जाता है और मुगल साम्राज्य आ जाता है। उसके बाद में राजपूत वंश भी मध्यकालीन भारत के इतिहास में ही आते हैं। जैसे कि चौहान वंश है, परमार है, सोलंकी है, प्रतिहार है, चंदेल है, गढ़वाल वंश है आदि। इनके बारे में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में। उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, विदेशी यात्रियों का विवरण, ये भी मध्यकालीन भारत के इतिहास का ही टॉपिक माना जाता है। वैसे तो मैक्थनीज पहला ये मानो कि विदेशी यात्री था जो राजदूत बनकर के आया था, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि मध्यकालीन भारत के अंदर ही ये मानो विदेशी यात्री आए थे। जैसे कि रीट के सिलेबस में एक टॉपिक भी दे रखा है कि बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध, बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध, वो टॉपिक भी हम यहीं पर क्लियर करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण में, याद रखना। उसके बाद में धार्मिक आंदोलन 15वीं व 16वीं शताब्दी में, जैसे कि भक्ति आंदोलन आया, सूफी आंदोलन आया। उसके बाद में अति महत्वपूर्ण मध्यकालीन भारत के इतिहास का अगर कोई टॉपिक है तो वह है मुगल काल, मुगल वंश, मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर के और 1757 तक, जो कि प्रसिद्ध मुगल बादशाह आएंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जबकि औरंगजेब मुगल काल का अंतिम प्रतापी शासक कहा जा सकता है। उसके बाद में योग्य शासक नहीं आए, योग्य उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि कमजोर और निर्बल शासक ही बने थे, ऐसा माना जाता है। और 1757 के बाद में जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मानो कि अंग्रेज या पुर्तगाल के या अन्य जो विदेशी है वो भारत में आ गए और उन्होंने व्यापार कार्य शुरू कर दिया। तो ये है मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रमुख बिंदु जो आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो सिलेबस का पता होना चाहिए, पाठ्य वस्तु का पता होना चाहिए कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में कौन कौन से बिंदु आते हैं। उसके बाद में जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की सामाजिक की बुक का जो दूसरा लेसन, दूसरा जो पाठ है संघर्षकालीन भारत
1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी, ये मानो कि वही मध्यकालीन भारत का इतिहास है, जो कि हमने पिछले कुछ वीडियो के अंदर हमने पहले लेसन के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने प्राचीन भारत के इतिहास का गहराई से अध्ययन किया था, चाहे वो 16 महाजनपद हो, मौर्य साम्राज्य हो, गुप्त साम्राज्य हो, गुप्तोत्तर काल हो, दक्षिण भारत के राज्य या शासन राजवंश हो, या उसके बाद में हम कह सकते हैं कि विदेशी आक्रमण, विदेशी जातियां, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था शक, हूण और कुषाण, उनके बारे में विस्तार से देखा था। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, प्रमुख पॉइंट कौन कौन से हैं, प्रमुख ये मानो कि पाठ्यक्रम कौन कौन सा है, उसके ऊपर आज चर्चा कर रही हैं। तो हम देखेंगे संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। लेकिन उससे पहले हम चर्चा ये करेंगे कि भारत के ऊपर विदेशियों ने कैसे आक्रमण किया था और अपना आधिपत्य स्थापित किया था, उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए हैं। कहने वालों, विदेशियों ने भारत के ऊपर लगातार आक्रमण किए हैं। और ये भी बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि लगभग आक्रमण है वो एक प्रकार से उत्तर पश्चिम दिशा से ही हुए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, पंजाब का हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो। जिसमें प्रमुख है अरबों का आक्रमण व तुर्क आक्रमण था। याद रखना, सबसे ज़्यादा अगर विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया है तो उसके अंदर किसका नाम आता है? अरबों का आक्रमण और तुर्क आक्रमण ही माना जाता है। भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया तथा संघर्ष भी किया था। लेकिन माना जाता है कि भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं को तो पराजित कर खदेड़ दिया था। प्रारंभ में तो उन्हें पराजित कर दिया, हरा भी दिया था और खदेड़ भी दिया था। लेकिन बाद में उन्होंने अपना प्रभाव जमाया, कहने और धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति में विस्तार करके और भारत के ऊपर अधिकार जमा लिया, प्रभाव जमा लिया। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में हुआ था। ये दोस्तों बात नोट करना कि भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? अरबों के नेतृत्व में हुआ था। और याद रखना, अरबों का मुख्य उद्देश्य था, कहने उन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों किया, उसके उद्देश्य क्या थे, उनके लक्ष्य क्या थे? तो याद रखना, उनका पहला उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार एवं धन की प्राप्ति, लूट खसोट करना, धन इकट्ठा करना, और दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये दो बड़े उद्देश्य माने जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भारत और अरब के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध रहा है। प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध माना जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम था जिसने 712 ईस्वी में सिंध के राजा जो कि दाहिर को हराया था। और इसके बीच में भयानक संघर्ष हुआ था इन दोनों के बीच में, मोहम्मद बिन कासिम और जो सिंध का राजा था दाहिंद, उनके बीच में। जैसे कि बाबा धूरी ने लिखा है कि महाभयंकर संघर्ष हुआ, ऐसा माना जाता है कि महाभयंकर संघर्ष हुआ, ऐसा जैसा कभी नहीं सुना गया। इतना ये मानो भयंकर संघर्ष हुआ था। तो पहला अरब मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, 712। लेकिन कहा जाता है कि इससे पहले उबैदुल्लाह और बुदेल,
ने भी आक्रमण किए जो असफल हुए थे 711 ईस्वी में। कहने के लिए इन्होंने भी पहले आक्रमण किया था भारत पे, लेकिन सफल नहीं हुए। सफल होने वाला पहला मोहम्मद बिन कासिम ही था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण ये तो अरबों का था, जबकि तुर्क आक्रमण है वो 986 ईस्वी में गजनी राज्य जो कि अफगानिस्तान क्षेत्र मुल्तान क्षेत्र में था के शासक सुबुकैतगीन ने किया था। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है जो ध्यान में रखना है। उसके बाद में मोहम्मद गजनी, क्यों गजनी जो शासक आ जाते हैं यहाँ पे, को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा था 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी की ये बात है। और कहा जाता है कि मोहम्मद गजनी ने 1009 से 1027 तक या के बीच 17 बार आक्रमण किए थे भारत पर, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। उसी के विद्वान हेनरी एलियट ने ये बात उल्लेखित की है। उसके बाद में मोहम्मद साबुद्दीन गौरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों ही कई बार पराजित होना पड़ा था। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराया था। उसके बाद में कहा जाता है कि कालांतर में जैसे समय बीतता गया, कालांतर में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1206 ईस्वी तक भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत हो गई। मुस्लिम राज्य की शुरुआत हो गई, ऐसी परिस्थितियां भारत में बन गई। और कहते हैं कि जो विदेशी, चाहे वो अरब हो, चाहे हम कहेंगे तुर्क हो, चाहे अन्य विदेशी जातियां हो, उनके साथ भारतीयों का संघर्ष जारी रहा। कब तक? आज़ादी तक। आज़ादी तक उनका संघर्ष जारी माना जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि 1206 ईस्वी के बाद उपरांत भी भारतीयों द्वारा लगातार विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा और यह संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक चलता रहा। भारतीयों ने प्रतिकार और संघर्ष को अनवरत रखा, कंटिन्यू रखा, ये मानो एक प्रकार से। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, तो हमने देखा किस तरीके से अरबों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ, उसके बाद में गौरी वंश आया। और कहा जाता है कि गौरी वंश मोहम्मद गौरी को ये मानो भारत में जो सफलता मिली, उसके बाद में मोहम्मद गौरी की मुख्य सफलता उसकी उत्तर भारत की विजय थी। वास्तव में भारत में तुर्की राज्य की नींव उसी ने डाली थी। किसने? मोहम्मद साबुद्दीन गौरी ने डाली थी। कहा जाता है कि 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में नए वंश की नींव डाली, जिसे गुलाम या दास वंश कहा गया। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक और कलीमा खुदा रहता था तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी। कहने का मतलब है कि मोहम्मद गौरी के बाद में ये मानो कि सल्तनत काल आ जाएगा, जो कि दिल्ली सल्तनत 1206 में आप देखोगे किस तरीके से गुलाम वंश की स्थापना होगी। तो उसके ऊपर हम अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, सल्तनत काल टॉपिक देखेंगे, क्योंकि हमने संघर्षकालीन भारत देख लिया, अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, तुर्कों के आक्रमण के बारे में संक्षेप में, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। अब अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा और वह है सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी। गुलाम वंश से शुरुआत होगी और लोधी वंश इसका अंतिम ये मानो कि वंश होगा दिल्ली सल्तनत का। इसके अंदर कई प्रसिद्ध शासकों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए रंग रूप के साथ। ये मानो कि सल्तनत काल एक रोचक तरीके से हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो कि इसके अंदर 5 जो शासक हुए हैं जिन्होंने दिल्ली के ऊपर राज किया है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। इन 5 वंशों के
प्रसिद्ध प्रमुख प्रतापी शासकों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने बात की मध्यकालीन भारत के इतिहास के सिलेबस की, पाठ्य वस्तु की, कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में कौन कौन से बिंदु आते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं जो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद।